चलिए, तो आज हम लोग पढ़ते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक और उत्प्रेरण। उत्प्रेरक क्या होता है और उत्प्रेरण क्या होता है ये जानते हैं। तो उत्प्रेरक जो होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला एक ऐसा बाहरी पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होता है उस दर को परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित दो प्रकार के कर सकता है, चाहे तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को वो बढ़ा सकता है या तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को वो घटा सकता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उस रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करने वाला अर्थात घटाने वाला या फिर बढ़ाने वाला जो पदार्थ होता है उसी पदार्थ को हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक। लेकिन यहाँ पे उत्प्रेरक का केवल इतना ही गुण नहीं है, साथ में हम लोग उत्प्रेरक जो है उसको मानेंगे जिसमें किसी प्रकार से खुद परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसके रासायनिक संगठन में या फिर उसके भार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वो केवल रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करे, लेकिन वो क्रिया के अंत में वो ज्यों का त्यों हमको फिर से प्राप्त हो जाए। वो जो उत्प्रेरक जो है उसके न तो भार में कोई कमी आना चाहिए और न ही उसके संगठन में, यानी कहने मतलब ये हुआ कि न तो उसके किसी भौतिक गुण में या तो न ही उसके रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो ऐसा जो पदार्थ होता है वो कहलाता है उत्प्रेरक, कैटालिस्ट। और ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जो उत्प्रेरकों के द्वारा संपन्न होता है वो अभिक्रिया कहलाता है उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरक एक पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को उत्प्रेरित करता है, परिवर्तित करता है, बढ़ाता है या फिर घटाता है। और जिस प्रक्रिया के द्वारा वो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को उत्प्रेरित करता है, बढ़ाता या घटाता है, उस रासायनिक अभिक्रिया का नाम है उत्प्रेरण, कैटालिसिस। तो इस हिसाब से हमने जाना कि उत्प्रेरक क्या होता है और उत्प्रेरक क्या होता है। एक एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए, मैं नाइट्रोजन की जो क्रिया है ये हाइड्रोजन के साथ करवा रहा हूँ और ये अमोनिया बना दे रहा हूँ मैं, गैस, अमोनिया गैस बन रही इसमें। तो यहाँ पर मैंने उत्प्रेरक ले लिया है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और ये जो हाइड्रोजन है ये अभिकारक हुआ, ये दोनों जो है वो अभिकारक हैं, क्रियाकारक हैं। ये अमोनिया जो है इसमें उत्पाद है और यहाँ पर जो फेरिक ऑक्साइड है यही इसमें उत्प्रेरक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे अभिकारक जो है वो उत्पाद में बदल रहा है, ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो इस अभिक्रिया की दर को या तो घटाने वाला या फिर बढ़ाने वाला जो पदार्थ होता है वही पदार्थ कहलाता है उत्प्रेरक कहलाता है। ये उत्प्रेरक जो है वो केवल रासायनिक अभिक्रिया की दर को केवल वो बढ़ा सकता है या घटा सकता है, लेकिन ये स्वयं जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसको आरंभ नहीं कर सकता है। हम रासायनिक अभिक्रिया को आरंभ करने के बाद जब उसमें उत्प्रेरक डालेंगे तब वो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगी। अगर हम केवल अभिकारकों को रख दें, स्टार्ट ना करें, रासायनिक अभिक्रिया को स्टार्ट ना करें और हम उसमें उत्प्रेरक अगर मिलाते हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। उससे न तो रासायनिक अभिक्रिया न तो चालू होने वाली है, न घटने वाली, न बढ़ने वाली है। इसलिए उत्प्रेरक का जो कार्य होता है वो क्रिया को उत्प्रेरित करना होता है, आरंभ करना नहीं होता, वो आरंभ नहीं कर सकता है। दूसरी बात है, आपको ये जानना है कि जो उत्प्रेरक जो होता है वो विशिष्ट होता है। विशिष्ट होते हैं इसका मतलब ये हुआ कि जो अलग अलग जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनके लिए अलग अलग उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। ऐसे नहीं कि हम यहाँ पे कोई भी उत्प्रेरक डाल दिए, मैं Fe2O3 की जगह में मैं इसकी जगह में अगर मैं प्लेटिनम को डाल देता हूँ या निकेल को डाल देता हूँ या कुछ दूसरे उत्प्रेरक को अगर डाल देता हूँ तो भी ये रासायनिक अभिक्रिया इसी प्रकार से उत्प्रेरित होगी, इसकी अभिक्रिया की दर बढ़ेगी या घटेगी, ऐसा संभव नहीं है। हर रासायनिक अभिक्रिया के लिए अलग अलग जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उन रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए क्या होता है, अलग अलग उत्प्रेरक होते हैं। इसलिए हम लोग उत्प्रेरक को विशिष्ट मानते हैं। इसके साथ साथ में एक बात और है जो हमको जाननी चाहिए कि ये जो उत्प्रेरक होता है उस उत्प्रेरक की हमको सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं उत्प्रेरक की मात्रा को ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो रासायनिक अभिक्रिया की दर ज़्यादा उत्प्रेरित होगी, या फिर मैं कम मात्रा में डाल दूंगा तो उसके उत्प्रेरण की क्षमता जो होगा उसमें कम हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कम मात्रा में उत्प्रेरित होगी। ऐसी बात नहीं है।
कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को हमको उत्प्रेरित करना है तो हमको उत्प्रेरक जो होगा उसको बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, बहुत ही मिनिमम मात्रा में हमको उसमें आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी आवश्यकता नहीं हो पाती है। तो ये जो उत्प्रेरक जो होते हैं, ये सब उत्प्रेरक जो होते हैं, ये वास्तव में आखिर उत्प्रेरण की क्रिया कैसे करते हैं, तो उसके बारे में अलग अलग 3 सिद्धांत है जिसके बारे में हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे इस लेसन में। एक अधिशोषण सिद्धांत है, एक माध्यमिक यौगिक सिद्धांत है और एक आधुनिक सिद्धांत है। उन सिद्धांतों पे हम जानेंगे कि वास्तव में कोई भी पदार्थ जो होता है या कोई भी यौगिक जो होता है उसमें आखिर उत्प्रेरक का गुण कैसे उत्पन्न होता है और वो किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। अभी हम लोग देखते हैं उत्प्रेरण। तो ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है, अभिक्रिया हो रही है, ये अभिक्रिया उत्प्रेरण हो रहा है यहाँ पे, है ना। और इसमें ये Fe2O3 जो है यहाँ पे उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे अगर अभिकारकों, जैसे अभी दोनों दिख रहा है आप लोगों को, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और ये उत्पाद अमोनिया NH3, और साथ में आपको दिख रहा है इसमें ये फेरिक ऑक्साइड। और एक और एग्जांपल मैं लेके देता हूं मैं आप लोगों को, 2SO2 प्लस O2 इक्वल टू 2SO3। यहां पे भी ये अभिकारक है, ये उत्पाद है और ये उत्प्रेरक है। तो पहला वाला एग्जांपल में देखिए, इसमें जो अभिकारक जो दिख रहे हैं, दोनों अभिकारक और ये जो उत्पाद दिख रहा है, इसमें जो अभिकारक है वो गैसीय अवस्था में है, उत्पाद भी गैसीय अवस्था में, लेकिन उत्प्रेरक यहाँ पे ठोस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में। लेकिन दूसरा जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है उसमें ये अभिकारक जो है, उत्पाद जो है और ये उत्प्रेरक जो है, सबके सब गैसीय अवस्था में। यहाँ पर सबकी भौतिक प्रवस्था एक समान है। अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक, ये तीनों की जो भौतिक प्रवस्था आप लोगों को जो दिख रहा है, ये तीनों की भौतिक प्रवस्था बिल्कुल एक जैसा है। तो ऐसे उत्प्रेरण को हम लोग कहते हैं सममांग, सममांग उत्प्रेरण कहते हैं। और यहां पर आप लोगों को बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है इसमें, अभिकारकों, उत्पाद की अपेक्षा जो आपको उत्प्रेरक दिख रहा है उसकी भौतिक प्रवस्था जो है अलग दिख रहा है, भौतिक अवस्था बिल्कुल अलग लग रहा है इसमें, है ना। इधर गैसी है, ये गैसी फॉर्म में है और ये जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, अलग अलग है। तो इसको हम लोग कहते हैं विषमांग, विषमांग उत्प्रेरण कहते हैं। तो इस हिसाब से ये हुआ सममांग उत्प्रेरण और विषमांग उत्प्रेरण, यानी उत्प्रेरण 2 प्रकार का भी आप देखें। इसी प्रकार से उत्प्रेरक में ये जो दोनों अभी आपको जो उत्प्रेरक दिख रहे हैं, ये दोनों उत्प्रेरक जो है रासायनिक अभिक्रिया को दर को बढ़ा देता है। इनकी उपस्थिति इस अभिक्रिया में Fe2O3 की उपस्थिति या फिर यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड की जो उपस्थिति है, इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति से ये जो रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होता है वो बढ़ जाता है। मैंने भी आपको बताया कि उत्प्रेरक जो है चाहे तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो ये दोनों जो उत्प्रेरक अभी आपको जो दिख रहा है, ये दोनों ही उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रियाओं को दिए गए जो रासायनिक अभिक्रिया है इसकी दर को बढ़ा देता है, इसकी स्पीड को बढ़ा देता है। इसलिए ये दोनों हमारे कहलाते हैं ये धनात्मक उत्प्रेरक। ये जो दोनों है वो है धनात्मक उत्प्रेरक है। ये दोनों क्या कर रहा है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। एक और एग्जांपल यहां पे देखते हैं हम इसमें, FeCl3 प्लस O2 इक्वल टू COCl2 प्लस HCl। CaCl3 प्लस O2 इक्वल टू COCl2 प्लस HCl को देखते हैं। यहाँ पे ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस क्रिया में जो क्लोरोफॉर्म जो है उसका जो ऑक्सीकरण हो रहा है, तो उस ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप में यहाँ पे फास्जिन गैस का निर्माण हो रहा है और साथ में HCl का निर्माण हो रहा है। तो अब अगर मैं इसमें 1% एथिल अल्कोहल मिला देता हूँ, तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल जो होगा 1% जो मैंने इसमें एथिल अल्कोहल मिला रहा हूँ, ये उत्प्रेरक का काम करे सभी क्रिया में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें
जैसे ही मैं एथिल अल्कोहल को इसमें मिलाता हूँ वैसे ही ये जो फास्जिन बन रहा है, इस फास्जिन बनने की जो क्रिया होती है, दर जो होती है वो कम हो जाती है। अर्थात यहाँ पे एथिल अल्कोहल इस रासायनिक अभिक्रिया जो हो रहा है उसको क्या कर दे रहा है, उसकी दर को कम कर दे रहा है। तो इसलिए ये ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाएगा। तो दूसरा वाला हुआ हमारा ऋणात्मक उत्प्रेरक, जो रासायनिक क्रिया की दर को क्या कर देता है, घटा देता है, कम कर देता है। रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करने वाला जो रहेगा वो कहलाएगा ऋणात्मक उत्प्रेरक, जैसे अभी एथिल अल्कोहल अभी आपको बताया। और जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने वाला जो होता है वो कहलाता है धनात्मक उत्प्रेरक, जैसे कि अभी आपको Fe2O3 बता दिया मैंने, आप लोगों को NO बता दिया। इसी प्रकार से तीसरा जो होता है, एक और प्रकार जो हम देखते हैं इसमें, तीसरा जो होता है वो कहलाता है स्व उत्प्रेरक। और आखिर फिर हम करेंगे प्रेरित उत्प्रेरक। ये 4 प्रकार का उत्प्रेरक होता है। जिस प्रकार से उत्प्रेरण 2 प्रकार का हुआ था, उसी प्रकार से यहाँ पर जो उत्प्रेरक होता है वो उत्प्रेरक 4 प्रकार का रहता है। पहला मैं बताया आप लोगों को धनात्मक उत्प्रेरक, और दूसरा बताया भी आप लोगों को ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब तीसरे में आते हैं, तो तीसरा वाला जो होता है वो है स्व उत्प्रेरक। तो ये स्व उत्प्रेरक क्या होता है? स्व उत्प्रेरक जो है एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको रासायनिक अभिक्रिया में बाहर से नहीं मिलाना पड़ता है। जैसे भी हमने देख रहे थे धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक में, आपने देखा कि हम उसको बाहर से अभिकारकों में बाहर से हमने उत्प्रेरक मिलाया था, चाहे वो Fe2O3 था, चाहे वो NO था, या फिर 1% एथिल अल्कोहल था, उसको हमको बाहर से मिलाना था, वो बाहरी पदार्थ था। लेकिन स्व उत्प्रेरक में ऐसा नहीं होता है। स्व उत्प्रेरक जो है कोई बाहरी पदार्थ नहीं होता है, कोई तीसरा पदार्थ नहीं होता है, बल्कि जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होते रहता है तो उस समय बनने वाले जो उत्पाद होते हैं उन उत्पादों में से कोई एक उत्पाद जो है खुद उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला कोई पदार्थ, उत्पाद, अगर उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करने लग जाता है तो ऐसे उत्प्रेरक को हम लोग कहते हैं क्या? स्व उत्प्रेरक कहते हैं। ये स्वयं उत्प्रेरक का काम कर रहा है। यहाँ पे इस अभिक्रिया में हमको बाहर से उत्प्रेरक मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। उसी के अंदर ही रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला पदार्थ है उनमें से ही कोई एक पदार्थ जो है वो रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या कर रहा है, उसमें उत्प्रेरक का काम कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए एस्टर, जिसे हम लोग एथिल एसीटेट के नाम से भी जानते हैं, इस एथिल एसीटेट का हम लोग जल अपघटन कराते हैं। तो इस जल अपघटन कराने पर क्या होता है, हमें एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो जैसे ही ये रासायनिक अभिक्रिया आरंभ होता है और एसिटिक अम्ल का निर्माण होने लगता है, वैसे ही ये अभिक्रिया जो है उसकी स्पीड जो है, उसका दर जो है वो खुद ब खुद बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस अभिक्रिया में ये जो बनने वाला जो एसिटिक अम्ल है ये इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करने लगता है, स्व उत्प्रेरक का काम करने लगता है। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल जो है इस अभिक्रिया के लिए स्व उत्प्रेरक है, जो इस रासायनिक अभिक्रिया में की दर को क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। यहाँ हम अलग से कोई उत्प्रेरक नहीं मिला है, यही अभी उत्पाद जो है इस अभिक्रिया के लिए क्या कर रहा है, उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे स्व उत्प्रेरक। अब चौथा जो है वो है आखिरी जो आप लोगों को बताया था, प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक क्या होता है? तो अभी तक हमने देखा कि जितने भी उत्प्रेरक है, चाहे वो धनात्मक वाला हो, चाहे वो ऋणात्मक हो, चाहे वो स्वोत्प्रेरक हो, ये सब एक पदार्थ होता है, एक यौगिक था। लेकिन यहाँ पे जो प्रेरित उत्प्रेरक होता है वो कोई एक पदार्थ नहीं होता, एक यौगिक नहीं होता है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया होता है।
एक रासायनिक अभिक्रिया जो है वो उत्प्रेरक का काम करने लग जाता है किसी दूसरे रासायनिक अभिक्रिया के लिए। जब कोई एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरे रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करने लग जाता है, तो पहला वाला जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको हम लोग दूसरे वाला जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसके लिए प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया क्या करता है, दूसरे रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करता है, तो जो वो पहला वाला जो रासायनिक अभिक्रिया होगा वो प्रेरित उत्प्रेरक कहलाएगा किसके लिए, दूसरे वाले रासायनिक अभिक्रिया के लिए। इसे समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम सल्फाइड। इस सोडियम सल्फाइड को जब हम लोग वायु में खुला छोड़ते हैं तो ये वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीकृत होकर के सोडियम सल्फेट बना लेता है। इसी प्रकार से एक दूसरा होता है सोडियम आर्सेनाइड। इसको जब हम लोग वायु में खुला छोड़ते हैं तो ये वायु में ऑक्सीकृत नहीं होता है, इसमें वायुमंडल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सोडियम सल्फाइड जो है वायु में ऑक्सीकृत हो जाता है, लेकिन सोडियम आर्सेनाइड जो होता है वो वायु में ऑक्सीकृत नहीं होता। उसको वायु में खुला छोड़ देने पर, वातावरण में खुला छोड़ देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। लेकिन जब हम इन दोनों को मिला करके एक साथ, सोडियम सल्फाइड और ये आर्सेनाइड, सोडियम आर्सेनाइड, इन दोनों को हम लोग वायु में एक साथ खुला छोड़ देते हैं तो दोनों के दोनों जो है वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं। सोडियम सल्फाइड तो ऑक्सीकृत होता ही होता है, यहाँ पर सोडियम आर्सेनाइड जो होता है वो भी क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, यहाँ पे अभिक्रिया क्या हुआ आखिर इसके साथ में, तो इसमें यहाँ पे ये हुआ कि जैसे ही सोडियम सल्फाइड जो है वो वायु के साथ में ऑक्सीकृत होने लगा, उसे ऑक्सीकृत होते देख करके सोडियम आर्सेनाइड जो पहले ऑक्सीकृत नहीं हो पा रही थी वो भी अब क्या हो जा रही है, ऑक्सीकृत हो जा रही है। अर्थात यहाँ पे सोडियम आर्सेनाइड की ऑक्सीकरण क्रिया के लिए जो सोडियम सल्फाइड का जो ऑक्सीकरण क्रिया है वो क्या काम कर रहा है, प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से हम आज देखें कि उत्प्रेरक जो है वो चार प्रकार देख लिए। एक धनात्मक उत्प्रेरक हुआ, दूसरा ऋणात्मक हुआ, तीसरा वाला स्व उत्प्रेरक हुआ और चौथा वाला जो था ये प्रेरित उत्प्रेरक हुआ। उसी प्रकार से उत्प्रेरण का हमने प्रकार देखा, दो प्रकार का देखा, एक सममांग होता है या सममांगी होता है और दूसरा जो है वो विषममांगी होता है। तो अब ये उत्प्रेरक जो है वो किस प्रकार से किसी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं उसको समझने के लिए, उसकी क्रियाविधि को समझने के लिए हम यहाँ पर तीन अलग अलग सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं उत्प्रेरण का सिद्धांत। उत्प्रेरण सिद्धांत। तो उत्प्रेरण के तीन सिद्धांत है। कोई रासायनिक अभिक्रिया किस किस प्रकार से उत्प्रेरित होता है उसको समझने के लिए, उस क्रिया को समझने के लिए, उत्प्रेरण की क्रिया को समझने के लिए हमारे पास में तीन सिद्धांत है, जिसमें से पहला कहलाता है अधिशोषण सिद्धांत, दूसरा कहलाता है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत और तीसरा कहलाता है आधुनिक सिद्धांत। तो ये तीन सिद्धांत है जिसके द्वारा हम लोग उत्प्रेरण की जो क्रिया होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पे अधिशोषण सिद्धांत का। तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि अधिशोषण क्या होता है। तो अधिशोषण की जो है इस क्रिया में क्या होता है, किसी ठोस या द्रव जो होता है इसकी सतह पर किसी दूसरे पदार्थ, जैसे कोई भी वो गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है या ठोस जो हो सकता है, इसके अणु इनकी मुक्त संयोजकता को, ठोस या द्रव की मुक्त संयोजकता जो होता है उसको संतुष्ट करने के लिए अस्थायी रूप से जुड़ जाते हैं। ये
अस्थायी रूप से चिपक जाते हैं। तो अस्थायी रूप से जुड़ने चिपकने की यही क्रिया कहलाता है क्या? अधिशोषण कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होता है अधिशोषण सिद्धांत में, जो उत्प्रेरक जो होता है वो उत्प्रेरक ये जो अभिकारक होते हैं उनके अणुओं के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल उपलब्ध कराता है, और उस पृष्ठ क्षेत्रफल पर फिर ये जो अभिकारक होते हैं उसके अणु जो है वो यहाँ पे अधिशोषित होते हैं, इस अस्थायी रूप से चिपकते हैं। तो जब यहाँ पे ये अस्थायी रूप से अधिशोषित होंगे तो क्या होगा, इससे जो उत्प्रेरक जो होता है उसकी सतह पर अणुओं की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, और इस वृद्धि होने से हम जानते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया के अनुसार जब अभिकारक जो होता है उसकी सांद्रता में वृद्धि होती है तो खुद ब खुद रासायनिक अभिक्रिया की दर जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया जो पहले आराम से हो रहा था, A+B=AB जो आराम से हो रहा था, वो उत्प्रेरक की उपस्थिति होने के कारण में उसकी जो दर होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये प्रक्रिया इसी प्रकार से लगातार चलते रहता है। अभिकारक के जो अणु होते हैं वो उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होते हैं, अधिशोषित होने से उसकी सांद्रता में वृद्धि होती है, रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ती है, अर्थात उत्पाद बनने की जो दर होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये हमने देखा अधिशोषण सिद्धांत। फिर आगे की क्लास में फिर हम दो अन्य जो सिद्धांत बचा हुआ है उसकी चर्चा करते हैं। थैंक यू।